नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दुनिया में कोरोना का कोहरा मचा है। पूरी दुनिया में कोरोना केस 83,49,519 पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के मामले में देश चौथे स्थान पर आ चुका है। आपको ग्राफिक्स जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त दुनिया में कोरोना के आंकड़े क्या हैं। अमेरिका में यही 21,63,290 है। ब्राजील में यही आंकड़ा 9,55,370 का है। रूस में यही आंकड़ा 5,52,549 का। चौथे नंबर पर भारत है, जहां का आंकड़ा है 3,66,946। हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया। ब्रिटेन का इस वक्त आंकड़ा है 3,07,17। तो ये है दुनिया में कुल केस की संख्या। 83,49,519 केस इस वक्त हैं। दुनिया में कोरोना के कोहराम का असर महसूस किया जा सकता है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक चारों तरफ हाहाकार मचा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले हैं, 21,63,290 है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है ब्राजील, जहां पर 9 लाख से ज्यादा आंकड़ा है। 9,55,377 का इस वक्त आंकड़ा ब्राजील में। वहीं रूस की अगर बात करते हैं तो रूस भी पीछे नहीं है। रूस में ये आंकड़ा 5,52,549 का है। और उसके बाद चौथे पायदान पर लगातार भारत 3,66,946 इस वक्त आंकड़ा हो चुका है। इससे पहले देखिए आंकड़े बढ़ चुके थे भारत के, और तीसरे नंबर पर पहुंच चुका था, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से चौथे पायदान पर है भारत। और ब्रिटेन को भी पछाड़ चुका है भारत। ब्रिटेन में इस वक्त आंकड़ा 3 लाख है, जबकि भारत में 3,66,946। भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अब इटली से भी आगे निकल चुका है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,66,946 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केस हैं 1,60,384। देश में अब तक 1,94,324 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से लेकिन 12,237 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। ये इस वक्त करंट आंकड़ा है देश का, जहां 12,000 से ज्यादा लोग इसी कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। 12,237 का आंकड़ा जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 3,66,000 का आंकड़ा इस वक्त देश पार कर चुका है कोरोना के मामलों में। लेकिन राहत की बात यह है कि 1,90,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,94,324 का आंकड़ा है जिन्होंने कोरोना की इस जंग को जीता है। लेकिन 12,237 ऐसे भी मरीज रहे जिन्होंने इसी कोरोना के चलते अपना दम तोड़ दिया। मरीजों की संख्या 3,66,946 इस वक्त देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या है 1,60,384। 1,94,324 मरीज ठीक हो चुके हैं। और कुल मिलाकर 3,66,000 से ज्यादा का इस वक्त देश का आंकड़ा है। 12,237 लोग अब तक इसी कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। देश में कोरोना की रफ्तार अब लाखों में है। आपको ग्राफिक्स के जरिए फिर से समझाते हैं कैसे लाखों में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का ये आंकड़ा। 18 मई से शुरुआत करते हैं। 18 मई को यह आंकड़ा 1 लाख था। 2 जून को यह आंकड़ा 2 लाख हो जाता है। 18 जून को यह आंकड़ा 3,66,000 को भी पार कर जाता है। देखिए 18 मई से हमने शुरुआत की। 18 मई को 1 लाख था, 2 जून को 2 लाख था। यानी देखिए अनलॉक 1 की शुरुआत से पहले 1 लाख आंकड़ा था, लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा अब बढ़कर 3.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुका है। अनलॉक 1 में ही आंकड़ा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 3,66,000 पार कर चुका है इस वक्त कोरोना का आंकड़ा। 18 मई को यही आंकड़ा 1 लाख था। 2 जून को यही आंकड़ा 2 लाख था। 18 जून को यही आंकड़ा यानी आज ये आंकड़ा 3,66,000 पार कर चुका है। अब लाखों में बढ़ रही है तेजी से तादाद, क्योंकि 11 से 12,000 केसेस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 1,16,752 पॉजिटिव केस, 5,651 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हो चुकी है। तमिलनाडु में 50 मौत, यहां पर 50,193 पॉजिटिव केस हैं। और देखिए 576 का आंकड़ा है मौत का, यानी जो आंकड़ा पहले 50 का था वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 576 पर पहुंच चुका है। आपको याद होगा तमिलनाडु ही वही राज्य है जहां पर शुरुआती दौर में सबसे पहले संक्रमण तेजी से फैला था। और तमिलनाडु में अब भी आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। 50,000 इस वक्त आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी दूसरे पायदान पर तमिलनाडु बना हुआ है। 50,193 पॉजिटिव केस हैं, 576 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली
तीसरे पायदान पर है। 47,102 मरीज हैं कोरोना के। 1904 लोगों ने अपनी जान अब तक गंवा दी है अकेले दिल्ली में। उसके बाद नंबर 4 पर आता है गुजरात। 25,093 संक्रमण के मामले हैं। 1560 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिर आता है 5वें पायदान पर उत्तर प्रदेश, जहां अब तक 14,598 पॉजिटिव केस हैं। 435 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा 14,598 का हो चुका है पॉजिटिव केसेस के मामले में। 75 के 75 जिले इस वक्त उत्तर प्रदेश का संक्रमित हो चुके हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं देश के अंदर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1 लाख पार आंकड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जहां पर 50,000 से ज्यादा केसेस हैं। उसके बाद आता है लगभग 50,000 की तादाद के साथ दिल्ली का नंबर, और फिर आता है गुजरात का नंबर। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी है। चीन मामले पर देश में भी सियासत जोरों पर है। जवानों की शहादत पर वार पलटवार का सिलसिला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी का जोरदार पलटवार। राहुल गांधी का बर्ताव दुखद है। बीजेपी ने कहा, राहुल क्यों कह रहे हैं पीएम डरिए मत। पीएम मोदी पर हमला देश पर हमला है। गैर जिम्मेदार ट्वीट ना करे राहुल गांधी, बीजेपी की ओर से जवाब में कहा गया। साल 1996 की संधि का राहुल को पता नहीं है। कांग्रेस सरकार के समझौते भूल गए राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी की ओर से पलटवार। चीन के सामने शस्त्रहीन सैनिकों को किसने भेजा? राहुल ने दरअसल सवाल पूछा था। एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो सवाल पूछ रहे थे कि शस्त्रहीन सैनिकों को किसने भेजा, शस्त्रहीन सैनिकों को किसने भेजा और क्यों, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसके बाद बीजेपी की ओर से जवाब आता है कि 1996 की संधि शायद आप भूल गए हैं, या 1996 की संधि के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। 1996 की संधि के आधार पर ही ऐसा हुआ। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री है और आपके प्रधानमंत्री है, और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो ये आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। ये आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना, उनको छुपा हुआ बताना, देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये हमें क्षुब्ध करता है। देश आज क्षुब्ध है आपके बयानों से। और आज पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना। इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया। आप सबसे गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का यह दावा है कि नियंत्रण और स्थिर है सीमा के हालात। दोनों पक्ष जल्द से जल्द तनाव घटाना चाहते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से यह पक्ष सामने आया है। नियंत्रण और स्थिर है सीमा के हालात।
चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ये पक्ष, दोनों पक्ष जल्द से जल्द तनाव घटाना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ चीन अभी भी आंखें तरेर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार की चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है कि हम सब पूरे मामले को शांति से सुलझाना चाहते हैं और बहुत ही जल्द इस तनाव को घटाने में हमें कामयाबी भी हासिल होगी। लेकिन फिर भी बातचीत कुछ और है, हरकत चीन की कुछ और है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है, भारत चीन झड़प के बाद उनका यह बयान, भारत में बंद हो सभी चीनी रेस्टोरेंट, चीनी सामान का बहिष्कार हो। एलएसी पर भारतीय जवानों की शहादत के बाद गुस्सा फूटा है, पूरे देश में चीनी सामान को बैन करने की मांग उठ रही है। इस बीच रामदास अठावले कह रहे हैं कि भारत में सभी चीनी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाने चाहिए, चीनी सामान का बहिष्कार करें भारतीय। देखिए, एलएसी पर जो हालात इस वक्त है उसको लेकर तमाम बयानबाजियां सामने आ रही हैं। खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ में हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ, बोलिए बोलिए न्यूज़ इंडिया क्योंकि बोलिए। सर अभी तक नेता इस तरह की बात नहीं कह पा रहे थे कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि आप खुद केंद्रीय मंत्री हैं और आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि चीनी सामान का खुद भारतीय बहिष्कार करें। हाँ, तो मतलब अभी चाइना ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है और चाइना बार बार अपने साथ इसी तरह हरकतें करते रहता है। 1962 में भी भारत हमारा मित्र है करके करके उन्होंने अचानक अपने ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन आज भारत बहुत बड़ा सक्षम है और जिस तरह मतलब चाइना की इकोनॉमी डेवलप हुई उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारा सामान हम इम्पोर्ट करते थे, चाइना को इकोनॉमिकली डेवलप करने की कोशिश हम करते थे। तो अभी अगर चाइना ने हमारे 20 जवानों की हत्या की है, वो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो चाइना को इकोनॉमिकली डिफिकल्टी में लाने की आवश्यकता है और इसीलिए चाइना का कोई भी प्रोडक्ट जो है ये यहाँ इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। सरकार ने भी उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि जहाँ जहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट है उस पर राज्य सरकार ने बैन लगाना चाहिए और वहाँ से दूसरा रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट उधर से शुरू करना चाहिए। और लोगों को मेरा अपील यह है कि भाई चाइनीज फूड पर बहिष्कार करो, क्योंकि चाइना ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है और इसीलिए चाइना को सबक सिखाने के लिए मतलब चाइनीज फूड पर बहिष्कार करना चाहिए, ये मेरी भूमिका है। और कल के ऑल पार्टी के मीटिंग में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखने वाला हूँ। अच्छा, क्या ये सिर्फ पर्याप्त है चीन को जवाब देने के लिए, हम उनके जो सामान है उसका बहिष्कार करें, या फिर सरकार को और कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? हाँ, सरकार को और ठोस कदम उठाने चाहिए। कल जब ऑल पार्टी की मीटिंग में सभी पार्टियों की राय लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे और उन्हें बताया है कि भाई हमारे 20 नौजवानों का जो मतलब रेत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर वक्त आएगा हम चाइना से अपील करते हैं कि भाई हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, क्योंकि चाइना ने बुद्ध अपने भारत से ले लिया था, बुद्धिज्म उधर फैला हुआ था। तो हमें शांति चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान हमारे साथ अगर इसी तरह की हरकतें करता रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें तो युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। लेकिन अगर चाइना को अगर युद्ध ही चाहिए तो फिर चाइना के साथ युद्ध करने के लिए जरूर हमारी भारत सरकार और हमारे आदमी तैयार है। वक्त पर चाइना को बहुत बड़ा सबक। रामदास अठावले खुद क्या चाहते हैं? जब कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो आपका पक्ष क्या होगा? किस किस तरह पर हमें अब चीन को घेरना चाहिए? इकोनॉमिकल बेसिस पर देखा जाए तो सरकार ने धीरे धीरे प्रयास किया कि हम उनकी इकोनॉमी को हर्ट कर पाएं, लेकिन क्या आपकी ये मांग रही है कि बहुत स्ट्रांगली अब हमें इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड लेना होगा? हाँ, तो मतलब अलग अलग पार्टी अपना अपना स्टैंड तो रखेगी, लेकिन मेरा स्टैंड मेरे पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये होगा कि ये चाइनीज प्रोडक्ट पर बाइकआउट डालना चाहिए, फूड पर बहिष्कार डालना चाहिए, चाइनीज रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और वक्त आ गया तो युद्ध करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, ताकि चाइना को हमें सबक सिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने क्रूर हमारी चेष्टा की है, क्रूर हमारे नौजवानों की हत्या हमारे जवानों की है। इसीलिए चाइना के साथ युद्ध करने की जरूरी होगी तो युद्ध करना चाहिए। ये प्रस्ताव मैं प्रधानमंत्री जी के सामने रखूंगा। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि सब लोग ये बात तो करें कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन चीन ने जिस तरीके से पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाया है, आज हम देखते हैं बहुत ही ऐसा कोई कम ही सामान होगा जहां पर चाइनीज आइटम नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि हम उस कंडीशन में इस वक्त हैं कि हम पूर्ण रूप से चीनी सामान का बहिष्कार कर सकते हैं? या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत,
या फिर उस तक हमें धीरे धीरे बढ़ना होगा और इधर से हमें थोड़ा थोड़ा किनारा करना होगा चीन के सामान का? हाँ, तो मतलब चीन का सामान का अभी हम बहिष्कार करेंगे और वो सामान प्रोडक्ट करने के लिए उद्योगपतियों को अपील करेगी। भारत सरकार उनके लिए मदद करेगी। जो बैंकिंग क्षेत्र है वो भी मतलब उद्योगों के लिए मदद करेगा और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे बढ़ेंगे। और अभी चाइना की स्थिति ऐसी है कि 190 कंट्री में कोरोना जाकर पहुंचा है और कोरोना चाइना के कारण हमारे देश में आया है। ये भावना सभी लोगों की है और सभी देश मतलब चाइना के प्रोडक्ट पर बायकॉट डाल सकते हैं। हम तो पूरा 100% बायकॉट डालेगी ही, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए और चाइना को सबक सिखाने के लिए हमें अपना अपना प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए और उसके लिए उद्योगपतियों ने और सुशिक्षित बेरोजगारों ने आगे आना चाहिए और उसके लिए सरकार पूरी मदद करेगी। ये सरकार का स्टैंड रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए ठावले साहब। देखिए, भारत चीन के बीच में लगातार तनाव बना हुआ है, सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन ने झड़प पर एक नया बयान जारी कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है सीमा पर ताजा स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। चीन एक तरफ कहता है कि स्थिति नियंत्रण में है, दूसरी तरफ अब भी लगातार तनाव बना हुआ है। बातचीत का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी मामला सुलझा नहीं है। रोक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।